8 दिसंबर को उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का करेंगे शुभारंभ। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। हर की पैड़ी पर सीएम ने की गंगा आरती। विधि विधान से किया पूजन। मां गंगा से उत्तराखंड को भारत का श्रेष्ठ राज्य बनाने का मांगा आशीर्वाद। प्रदेश के 103 उद्योगों को मिलेगा जेड प्रमाणीकरण। बनेगी उत्पादों की विश्वसनीयता। उद्योगों में बनने वाले उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को देंगे टक्कर। कंपनी वहन करेगी सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान का खर्च। NHIDCL तैयार कर रहा ब्यौरा। देहरादून विश्वविद्यालय UPES ने अपने 21वें दीक्षांत समारोह अकादमिक व शोध क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों को मनाया उत्सव। 2656 छात्रों को मिली डिग्रियां। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। बूंदाबांदी से बढ़ी ठिठुरन। बर्फ की सफेद चादर से ढकी चोटियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर फार्मा व ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब बन रहा है उत्तराखंड। नए निवेश व पहले से स्थापित उद्योगों का विस्तारीकरण किए जाने की बात सामने आई। फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को इससे लगेंगे पंख और वैश्विक निवेशक सम्मेलन से होगा करोड़ों का निवेश। और फार्मा सेक्टर में 1500 से 2000 करोड़ रुपए के निवेश की बात सामने आई है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को इससे पंख लगने की तैयारी की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, और नए निवेश व पहले से स्थापित उद्योगों को विस्तारीकरण की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर, फार्मा और ऑटोमोबाइल क्षेत्र को इससे लगेंगे पंख। ये बड़ी जानकारी। और वैश्विक निवेशक यहां पर पहुंचेंगे। फार्मा सेक्टर में 150 से 1500 से 2000 करोड़ की बात। देहरादून से खबर, फार्मा व ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब बनाने की तैयारी। नए निवेश व पहले से स्थापित उद्योगों का विस्तारीकरण किए जाने की बात। आम खबर आपको हम बता दें। अगली खबर है कोटद्वार से, जहां पर कार्बेट पार्क में पक्षियों का दिखता है अनोखा संसार। और कैमरे में कैद करने को देश विदेश से पहुंचते हैं सैलानी। तो कैमरे में कैद करने को देश विदेश से सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। और आम खबर आपको हम बता दें, सालाना हजारों बर्ड वॉचर पहुंचते हैं कार्बेट पार्क। गर्मी व जाड़ों में अलग अलग प्रजातियों के पक्षी पार्क में आते हैं। रंग बिरंगी चिड़ियों के संसार में चहचहाने लगा है कार्बेट पार्क। तो रंग बिरंगी चिड़िया यहाँ पर आ चुकी हैं और कैमरे में कैद करने को लेकर सैलानी भी देश विदेश से यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आते हैं। सालाना हजारों बर्ड वॉचर कार्बेट पार्क का रुख करते हैं। तो ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और गर्मी व जाड़ों में अलग अलग प्रजातियों के पक्षी यहाँ पर आते हैं और रंग बिरंगी चिड़ियों के चहचहाने से कार्बेट पार्क पूरी तरीके से यहाँ पर खुशनुमा नजर आ रहा है। और सालाना हजारों बर्ड वॉचर यहां पर पहुंचते हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में GI प्रमाण पत्रों का वितरण किया है। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI प्रमाण पत्र मिले हैं। और अब तक कुल उत्तराखंड में 27 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। राज्य को 18 जो नए GI प्रमाण पत्र मिले हैं, उनमें से उत्तराखंड चौलाई, झंगोरा, मंडवा, लाल चावल, अल्मोड़ा, लखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, वरांश शरबत, रामनगर, नैनीताल, रीची, रामगढ़, आड़ू, माल्टा और इन सभी चीज़ों की बात सामने आई है। उत्तराखंड के 9 उत्पादों को पहले ही GI टैग प्राप्त हो चुका है।
देहरादून के विश्वविद्यालय यूपीईएस ने अपने 21वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। वहीं एकेडमिक व शोध के क्षेत्र में हासिल की गई उत्कृष्ट उपलब्धियों का उत्सव मनाया। कार्यक्रम के दौरान 2656 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समारोह में एकेडमिक साल 2022 से 23 के दौरान छात्रों के बेहतरीन कार्यों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान 15 स्वर्ण पदक, 61 रजत पदक और सीसी ग्रेजुएट्स को 6 सिल्वर प्लेट व 24 प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया में सभी छात्रों का यानी 100% प्लेसमेंट हुआ और अधिकतम पैकेज 36 लाख रुपए प्रतिवर्ष का रहा है। चेयरमैन डॉक्टर शरद मेहरा ने कहा कि छात्रों व फैकल्टी की सालों की मेहनत का ही नतीजा है कि वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। मैं वैशाली गौरा हूँ और मुझे अपने बैच में टॉप करने के लिए आज सिल्वर मेडल मिला है। ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है मेरे लिए, पूरे 5 साल, और आज का दिन तो खास तौर पर बहुत ही स्पेशल रहा है। और यहाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई हूँ तो ये बहुत ही एक अच्छा दिन हो जाता है इसलिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूपीएस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, जो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है बहुत एक सेलिब्रेशन होता है कि इतने सालों की मेहनत जो स्टूडेंट्स करते हैं, और सिर्फ वो 2-4 साल नहीं, जो स्कूलिंग जब से आप शुरू करते हैं, इच्छा होती है यूनिवर्सिटी में जाएं, कॉलेज में जाएं, तो आज एक तरीके का एक माइलस्टोन होता है स्टूडेंट्स के लिए, और यूनिवर्सिटी के लिए, फैकल्टी के लिए बहुत फ़ख्र की बात होती है कि हम अपने स्टूडेंट्स को उस मकाम तक ले आए। तो मुझे बहुत खुशी है, आई एम रियली फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। एंड एज आई सेड इनसाइड की जो जिस टाइम पे ये ग्रेजुएट कर रहे हैं और बाहर जा रहे हैं दुनिया में, वो इतना खूबसूरत टाइम है इंडिया के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत सुंदर बात कही है। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर क्वेश्चन, और आपके क्वेश्चन के पीछे में जो सोच उतारे ये मेरे को बहुत अच्छी लगी है। मेरे को तो ऐसा लगता है, आज जब मैंने सबको मिल रहा था, देख रहा था, उनको समझ रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि पहले हम कहते थे कि नौकरी दिलवा दो, दर दर भटकने की कोशिश करते थे, लेकिन यहाँ तो उत्साह बिल्कुल अलग है। मेरे को ऐसा लगता है दीज आर द जॉब क्रिएटर्स। अभी ये सीन पूरा चेंज होने वाला है। और आपको तो मालूम है कि भारत ने स्टार्टअप के इलाके में एक नया डायरेक्शन ले लिया। आज के दिन में 1 लाख नंबर से भी पार हो गया। और लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर मोदी मैजिक देखने को मिला है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में हुए चुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन इस सेमीफाइनल में कांग्रेस को काफी निराशा हाथ लगी और परिणाम यह आया कि कांग्रेस अपनी सरकार के 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी बचा नहीं पाई। चुनावी परिणाम के बाद उत्तराखंड में भी भाजपा जीत का जश्न मना रही है, जबकि कांग्रेस हार पर मंथन कर रही है। बता दें कि देश के 5 राज्यों के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम माने जा रहे हैं। निश्चित ही इन राज्यों के नतीजे 2024 से पहले जनता का मूड माहौल काफी हद तक स्पष्ट कर पाते, लेकिन तेलंगाना को छोड़कर बाकी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस की हार से यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की लड़ाई भी कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। चुनावी नतीजों के बाद अब 2024 की चर्चा भी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 3 राज्यों में चुनाव परिणाम 2024 की जीत का आगाज है। जनता ने अपने मन की बात का इजहार कर दिया है कि अगले साल मोदी के नेतृत्व में देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए। हिंदी पट्टी में एक बार फिर प्रचंड मोदी लहर देखने को मिली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ विजय हासिल की है। 4 राज्यों के आए चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे को जीत की बधाई दे रहे हैं। साथ ही 2024 में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी अगले साल लोकसभा चुनाव होना है और इससे पहले ये चुनावी नतीजे
भाजपा को जीत के लिए काफी आश्वस्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 3 राज्यों के चुनावी परिणाम 2024 की जीत का आगाज है। जनता ने अपने मन की बात का इजहार कर दिया है कि अगले साल मोदी के नेतृत्व में देश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा का कहना है कि हार से हम परेशान नहीं हैं, लेकिन मेहनत और करनी होगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि फाइनल में जनता जरूर कांग्रेस को जिताएगी और बीजेपी को सबक सिखाएगी। जनता ने अपने मन की बात बता दी है कि 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार दोबारा बनी है, रिपीट हुई है, ये सुशासन की जीत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कांग्रेस की विदाई हुई है, जनता ने तुष्टीकरण, परिवारवाद और सनातन के खिलाफ अपना मत दिया है और इस प्रकार की राजनीति को किनारे किया है। जो सनातन और तुष्टीकरण के पक्ष विरोध में रहे हैं, उनको किनारे करने का काम किया। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत पहले से बढ़ा है। मैं सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां निर्वाचित हो रही है, उनको मैं बधाई देता हूं। वहां के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं और वहां के प्रदेश के कार्यकर्ताओं को और नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई। आम जनता को, सामान्य जनता को बधाई। और 2023 का ये सेमीफाइनल था और फाइनल का आगाज जनता ने स्वयं कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं और इन 5 सीटों में बीजेपी का कब्जा है। 2014 और 2019 के चुनाव में राज्य की जनता ने 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के नाम की है और अब एक बार फिर 2024 का चुनाव है, जिसके लिए सत्ता पक्ष और तमाम विपक्षी दल तैयारियों में लगे हुए हैं और इन चुनावी तैयारियों में भी बीजेपी अन्य दलों से काफी आगे है। जानकार मानते हैं कि 4 राज्यों के आए चुनावी परिणाम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मायूसी होगी, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ चुनाव लड़ेंगे, जिससे बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा, जबकि कांग्रेस समेत अन्य दलों के लिए राह और भी कठिन होगी। 5 राज्यों के सीधे तौर पे कहा जाए तो ये एक तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का इस सत्ता का सेमीफाइनल था, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और समझिए हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश को छोड़ दें तो कर्नाटक और साउथ का दूसरा राज्य तेलंगाना है, यानी कि करीब करीब नॉर्थ इंडिया से हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया होगा। ऐसे में उत्तराखंड में जो कांग्रेस सपने देख रही थी आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होंगे या दूसरे चुनाव होंगे, उन चुनाव में और उसके बाद जो अगले साल जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस अपनी हार का सिलसिला रोकेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी या बीजेपी को शिकस्त देगी। मुझे लगता है कि नतीजों ने एक तरह से कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस की 5 सीटों पर जीत का पावर पंच लगाने की जो कोशिशें थी, उनको एक बड़ा झटका लगा। इसके बाद कार्यकर्ताओं के मोराल डाउन होंगे और हमारे उत्तराखंड के कई नेता थे जो राजस्थान से लेकर के और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। हिंदी पट्टी में एक तरह से हिमाचल को छोड़ दे तो उसका सुपड़ा साफ हो गया है, उत्तराखंड में एक तरह से उसके लिए बड़ा झटका है। जो ग्राउंड लेवल पे बीजेपी ने चारों स्टेट पे काम किया था, बहुत ही अच्छा काम किया है। जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छा स्ट्रगल किया है और निश्चित जीत होके लेके आए हैं। बीजेपी के 3 स्टेटों में जीत हुई है, बहुत अच्छा काम किया है बीजेपी ने और 2024 में भी जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। फिर दोबारा नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। जो इतनी तेजी से इंडिया का विकास हुआ है वो मोदी जी की वजह से ही हुआ है। मोदी जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हर स्टेटों में, उन्होंने अपनी मॉनिटरिंग करी कि किस स्टेट में क्या चल रहा है, उनके स्ट्रगल से ही और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से ही आज बीजेपी की जीत हुई है। जनता जनार्दन है, जनता ने अपने हित का, अपने मत का प्रयोग किया है। जनता ने जो उचित समझा वही उन्हें जिताया और तेलंगाना में बीजेपी और BRS उनको नकारा और कांग्रेस को जिता। जनता काम देखती है और जो उनके हित के लिए कार्य करेगा जनता उसे ही वोट डालेगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो प्रदेश के मुद्दे हैं, जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं, इसलिए जनता को सोच समझकर वोट देना है कि हमारे हित के लिए कौन
देश और प्रदेश के लिए हित में कौन सरकारें हैं कार्य कर रही है और कौन नहीं कर रही है। अंदर जो कल का चुनाव का जो रिजल्ट आया है असेंबलियों का 5 राज्यों का, जिसमें से 4 राज्यों को कल तो राज्य मिजोरम का है, उसमें जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है या उनके द्वारा जो अधिकृत रूप से प्रत्याशित हैं उन्हें जिताया है, तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पर उनकी एक विजय है, बहुत बड़ी विजय है। और जो तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, उन सभी को अब ये सोचना समझना पड़ेगा और मंथन करना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो इस भारतीय जनता पार्टी को, जो वर्तमान में आज की डेट में बहुत अधिक ताकतवर बनकर उभर कर आई है, और सभी जो राष्ट्रीय दल हैं विपक्ष के और जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रही है, उस चुनौती को स्वीकारना पड़ेगा और सारे विपक्ष को एकजुट होकर अब ये सोचना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा कि हमारी रणनीति और जो नीति जो अब तक हम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे थे उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी और सारे विपक्ष को एकजुट होकर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना पड़ेगा। नहीं तो दिन प्रतिदिन चुनाव दर चुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुत उभर के आ रही है, असंभव सा होता है उसको हराना किसी राज्य में, लेकिन असंभव चीज इस दुनिया में कुछ होती नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि हमें अपनी नीति और रणनीति में दोनों में ही थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 5 माह से भी कम का समय रह गया है और ऐसे में 4 राज्यों के चुनावी परिणाम ने साफ कर दिया है कि मोदी मैजिक अभी भी कायम है। हालांकि तेलंगाना में कांग्रेस को मिली जीत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल ये है कि सेमीफाइनल हारने के बाद कांग्रेस फाइनल कैसे जीत पाएगी। आखिर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस हार से क्या सबक लेते हैं और इसके साथ ही क्या मान लिया जाए कि विपक्ष के पास मोदी के जीत के रथ को रोकने का कोई विकल्प नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रामनगर से बताते हैं, जहां पर बीते रविवार की देर रात ग्राम पीरुमदारा क्षेत्र के पास ही हिम्मतपुर ब्लॉक क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट में कई लोग चोटिल हो गए। मामला इतना बिगड़ गया कि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और साथ ही कुछ वाहनों पर पथराव के बाद ये वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर रखे एक पुराल के ढेर में भी आग लगा दी गई, जिसपे ट्रैक्टर ट्रॉली इसकी चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल अरुण कुमार सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को काफी नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से बढ़ते तनाव को देखते हुए आसपास के थानों के पुलिस फोर्स भी मौके पर बुला ली गई। इस गांव को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया। हिम्मतपुर ब्लॉक गांव है जो कि पीरुमदारा चौकी के अंतर्गत आता है। गांव में पड़ोस में रहने वाले 2 पक्षों के बीच में रात को मारपीट हो गई है। पहले से इनका विवाद चल रहा था, कल किसी बात को लेकर फिर इनमें तनातनी हुई है और उसमें कुछ लोग चोटिल हुए हैं। जो पास में घास की पुवाल थी उस पर भी आग लगाई गई है। थाने से और जनपद से पर्याप्त पुलिस बल वहाँ पे तैनात कर दिया गया। मौके पे शांति है। जो तहरीर मिली है उसके आधार पर थाना रामनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार लंबे समय से इस समिट के लिए पूरे जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है और इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम स्थल FRI देहरादून पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं और अब तक 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का करार भी हो चुका है। समिट हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां इससे निवेश तेज़ी से आ रहा है और 2.5 लाख करोड़ के अभी तक हमारे करार भी हो चुके हैं। तो जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को
रोज़गार भी मिलेगा। और हमारी प्राथमिकता यह भी है कि जो अधिक से अधिक रोज़गारों का सृजन करने वाले निवेशक होंगे उनको हम अपने यहाँ प्राथमिकता देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड। एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने कोटद्वार कोतवाली के पुलिसकर्मियों की बनाई गई स्मार्ट बैरक का रविवार को लोकार्पण किया। इस दौरान एसएसपी ने कोटद्वार और उसके आसपास के इलाकों में पिछले 5 महीने में अलग अलग कंपनियों के खोए हुए 64 मोबाइल फोन को उनके स्वामियों को सौंपा। इस मौके पर जनपद पौड़ी के एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि 14 लाख की कीमत वाले इन मोबाइल फोन को साइबर क्राइम की टीम द्वारा बरामद किया गया, जिनकी गुम होने की लिखित सूचना कोतवाली में दर्ज की गई थी। लगातार हमारी साइबर पुलिस की जो टीम है उसके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है सीओ ऑप्स के नेतृत्व में। और इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा 2 कार्यक्रम करवाए गए थे वृहद स्तर पर, जिसपे जो मोबाइल ओनर्स थे उनके मोबाइल लौटाए गए। और आज भी लगभग 14 लाख के 64 मोबाइल फ़ोन हैं जो उनके ओनर्स को वापस लौटाए गए। मोबाइल फ़ोन आजकल स्मार्टफोन हम सबकी ऐसी बेसिक नीड हो गई है और इसमें हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे कई और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सेव्ड रहते हैं। और कहीं ना कहीं जब ये खो जाते हैं तो उनके ओनर्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो टीम द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए आज इन्हें जो है इनके मोबाइल फ़ोन्स वापस दिलवाए हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर बटकोट नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने कहा कि उनके 5 साल के कार्यकाल में नगर पालिका क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं उल्लेखनीय विकास के कार्य हुए हैं। विकास और निर्माण कार्यों की रोशनी से नगर क्षेत्र जगमगाया है और उनके अथक प्रयासों से 75 नाली भूमि नगर पालिका के नाम कराई गई है। मेरे जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें मैं तो कहना चाहूँगी कि जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही है वो नगर पालिका के लिए शासन प्रशासन के सहयोग से जो 75 नाली जमीन नगर पालिका को मिली है, इससे नगर पालिका को काफ़ी कुछ सहयोग मिलेगा और काफ़ी काम होंगे। और दूसरा जो है, हमारे बड़कोट में कहीं पे भी बच्चों के खेलने के लिए या किसी कार्यक्रम के लिए कोई स्थान नहीं था, तो ऑल इधर का मलमा डाल के इतना बड़ा खड्ड भरा है जहाँ पे कि जो है 120 मीटर और लंबा और 100 मीटर लगभग चौड़ा जो है वो ये खेल मैदान का निर्माण हुआ। जनपद पौड़ी के पैठानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मां भूखाल कालिका मंदिर में मेले का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मंदिर समिति व जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हजारों की संख्या में भक्त मां भूखाल कालिका के दर्शन करने के लिए मंदिर प्रांगण में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाम होते होते ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा। वहीं मां के दर्शन करने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस साल भक्तों की संख्या को देखते हुए आधा किलोमीटर पार्किंग की व्यवस्था मंदिर प्रांगण के बाहर की गई है, जबकि आने वाले समय में 1 किलोमीटर तक पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही मंदिर को भव्य रूप देने के लिए रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। यहाँ पे बहुत पहले से माँ भगवती भूखाल कालिका का बहुत ही आशीर्वाद रहा है। सब हमारे पूर्वों से होकर के आज दिन तक यह सारा कार्यक्रम चलता जा रहा है। और हमारी जो ये आगे की पीढ़ी है उसमें भी यह आगे में लगातार जब तक मनुष्य का जीवन रहेगा तब तक ये लगातार बराबर चलता रहेगा। और ये भूखाल कालिका की मान्यता बहुत पहले से ही है और आगे भी भविष्य में भी यही मान्यता रहेगी। और यहाँ पे इस भूखाल प्रांगण में मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन व धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे हर साल भूखाल का मेला यहाँ के स्थानीय लोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। हजारों लोग इस मेले में शरीक होते हैं। यहाँ पे देव डोलियाँ आती हैं। हमने आधा किलोमीटर की पार्किंग की व्यवस्था तो इस साल कर दिया है, लेकिन अगले साल हम 1 किलोमीटर के यहाँ पे पार्किंग बनाने जा रहे हैं ताकि 1000 गाड़ियों की यहाँ पे पूरी व्यवस्था हो जाए। और माँ भगवती की कृपा ऐसी है कि अब यहाँ पे एक नया भव्य मंदिर बनने जा रहे हैं। उसका आज यहाँ पे जो है हमने जनता के बीच में इस मंदिर को दिखाया है। और माँ भगवती के सामने जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे बलि प्रथा थी, लेकिन सने सने जो यहाँ के हमारे भक्तगण हैं उनके हृदय परिवर्तन हुए
सात्विक पूजा यहाँ पे होने लगी और काफ़ी लोगों का प्रयास भी था ये कि यहाँ पे मतलब जो बलि पड़ता है उसके थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो सात्विक में यहाँ पे पूजा होने लगी। बहुत दूर दूर से यहाँ माँ भगवती के दर्शनों के लिए लोग आते हैं और माँ भगवती उनके मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं के न्यूज़ संचार। नमस्कार।